बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी जो बॉडी है उसके अंदर जो फ्लूइड है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसको हमने कितने कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है और हमारी बॉडी इसको कैसे मेंटेन करती है और डिफरेंट क्लिनिकल सिनेरियोज के अंदर उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है और जो हमारी जो बॉडी फ्लूइड है उसका वॉल्यूम है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। सबसे पहले देखते हैं बॉडी फ्लूइड जो है ना वो हमारी बॉडी का 60% वेट बना रहा होता है। यानी कि हमारा अगर जो भी वेट है फॉर एग्जाम्पल 100 kg अगर वेट है तो 60 kg वेट जो है वो किसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, यहाँ जैसे आप सिंपल वर्ड में वाटर कह लें, जो वाटर है वो हमारी बॉडी का जो 60% वेट है वो ये बनाता है। अब इस बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है इसे हमने अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो हमने इसे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। अच्छा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर वो फ्लूइड आता है जो हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये हमारी बॉडी के जो वेट है उसका 40% ये बनाता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी कि सेल के अंदर जो वाटर है या फ्लूइड है वो हमारी बॉडी का 40% वेट बनाता है। और यहाँ पर हम कह लें कि जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये टोटल फ्लूइड है उसका 2/3 बना रहा है। अच्छा, इसके बाद जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारी बॉडी के जो वेट का उसका 20% हिस्सा बना रहा है। और ये टोटल फ्लूइड टोटल जो फ्लूइड है बॉडी का उसका 1/3 कौन बना रहा है? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है दो कैटेगरीज के अंदर, दो कंपार्टमेंट्स के अंदर। अच्छा, एक इसमें आ जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। यानी कि इंटरस्टिशियल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर वो फ्लूइड आ जाता है जो कि सेल्स के अलावा जितना भी हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, यानी कि सेल के अंदर जो प्रेजेंट फ्लूइड है वो उसे कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसके अलावा बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड है हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है, सेल के सराउंडिंग में अगर कोई फ्लूइड वगैरह है तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अच्छा, अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है इसका 3/4 जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। यानी कि मेनली जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही है, लेकिन जो 1/4 जो रिमेनिंग बचता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा हम कहते हैं कि हमारे ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर दो चीज़ होते हैं, एक होते हैं सेल्स और दूसरा होता है प्लाज्मा। यानी कि सेल को निकाल के बाकी जो चीज़ें बचती हैं उसे कहते हैं प्लाज्मा। तो ये जो प्लाज्मा है हमारे ब्लड के अंदर ये हमारी जो बॉडी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसका 1/4 ये बना रहा होता है। अच्छा, अभी तो हमने इसको देख लिया किस तरीके से हमने इसे डिवाइड किया। फिर इसके बाद आते हैं इनकी कंपोजिशन की तरफ। यानी कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर जो मेन केटाइंस और एनाइंस कौन से हैं, और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है और उसके अंदर क्या केटाइन और एनाइन है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो मेन केटाइंस हैं वो एक होता है पोटाशियम, दूसरा होता है मैग्नीशियम। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पोटाशियम। जब हमने पीछे चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ा, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ा, उसमें भी हमने डिस्कस किया जो सेल के अंदर कौन सा केटाइन सबसे ज़्यादा होता है वो होता है पोटाशियम। तो इसलिए इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो मेन केटाइन है वो होता है पोटाशियम और उसके अलावा क्या होता है? मैग्नीशियम। फिर इसके बाद आते हैं एनाइंस की तरफ। एनाइंस जो है वो सेल के अंदर कौन से हो सकते हैं? वो हो सकती है डिफरेंट प्रोटीन, यानी कि डिफरेंट नेगेटिवली चार्ज जो प्रोटीन्स है। फिर इसके अलावा जो डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ATP हो गया, ADP हो गया, इस तरह के जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो होते हैं। और इसके साथ होती है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। लेकिन मेन बात जो हमने याद रखनी है वो ये है कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो केटाइन है उनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा? पोटाशियम। फिर इसके बाद आता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जो कंपोजिशन है, जब हम पढ़ रहे थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल, उसमें भी पढ़ा था ये सेल के जो बाहर है वो कौन सा केटाइन डोमिनेट होता है? वो होता है सोडियम। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो मेन केटाइन है वो होता है सोडियम। फिर इसके बाद एनाइन आते हैं डिफरेंट क्लोराइड आयन हो गया, फिर इसके अलावा क्या उसके बाइकार्बोनेट आयन्स हो गए, फिर इसके अलावा बाद जो डिफरेंट नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है वो हो सकती हैं। अच्छा, अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसे हमने कहा है दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और दूसरा होता है प्लाज्मा। इन दोनों की जो कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, क्योंकि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उससे जो सेपरेट कार्य होता है प्लाज्मा से वो कार्य होती है क्या उसका नाम है जो
कैपिलरी मेम्ब्रेन कार्य थी, यानी कि जो ब्लड वेसल है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो सेपरेट कार्य थी, और जो ब्लड वेसल की जो ब्लड वेसल की जो मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट आयन है इनके लिए परमीबल होती है, यानी कि इन आयन की फ्री मूवमेंट को अलाउ करती है। लेकिन जो ब्लड वेसल की जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन की मूवमेंट को अलाउ नहीं करती अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इस वजह से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है इसके अंदर जो प्रोटीन्स है वो कम होती है, जबकि प्लाज्मा इसके अंदर प्रोटीन्स क्या होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। बाकी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा फ्लूइड जो है, प्लाज्मा जो है, इनकी कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है, यानी कि मेन केटाइन के अंदर क्या होता है, सोडियम होता है, इन आयन जो है वो क्लोराइड आयन और बाइक्लोराइड है, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो होती हैं। अच्छा, इसके बाद जब भी हमने देख लिया कि इसकी कंपोजिशन क्या है, किन कंपार्टमेंट्स के अंदर इन्हें डिवाइड किया गया है, फिर इसके बाद हम आते हैं दो टर्म्स हमने भी डिस्कस करने हैं। एक है इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट ऑस्मोलैरिटी, दूसरी है ऑस्मोटिक प्रेशर। इन दोनों को हमने डिस्कस करना है, इन दोनों की हमने डेफिनेशन देखनी है, क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर यानी थ्रू आउट द टॉपिक हमने ऑस्मोलैरिटी को मेनली डिस्कस करना है। ऑस्मोलैरिटी बेसिकली होती है कोई भी जो सोल्यूशन है या कोई भी फ्लूइड है इसकी जो कंसनट्रेशन होती है इसे हम कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। अगर हम इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है तो ये वही होती है कि पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन में जितने भी ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं इसे हम कहते हैं ऑस्मोलैरिटी, यानी कि 1 लीटर ऑफ कोई भी सोल्यूशन है इसके अंदर जितने भी ऑस्मोटिकली एक्टिव जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के इसे हम कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। यानी कि अगर किसी ये सोल्यूशन के अंदर ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल जो हैं सोल्यूट के वो ज़्यादा है तो उसका मतलब है इसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, अगर कम है तो उसका मतलब है इसकी ऑस्मोलैरिटी कम है। और सिंपल इसे हम कह सकते हैं कि ये फ्लूइड की क्या मेजर कार्य होती है, कंसनट्रेशन। अच्छा, ये होगी ऑस्मोलैरिटी। अच्छा, ऑस्मोलैरिटी का ये है कि सेल जो हमारी बॉडी है वो हमारी जो ऑस्मोलैरिटी है फ्लूइड की, बॉडी फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है इसे नॉर्मली जो है मेंटेन रखती है, इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं होने देती, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी अगर बॉडी फ्लूइड की चेंज हो जाएगी तो सेल के जो बॉडी के अंदर जो सेल हैं, सेल की शेप चेंज हो जाएगी, स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो इसके बड़े ड्रास्टिक इफेक्ट्स होंगे। तो इसलिए ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑस्मोलैरिटी अगर मेंटेन ना हो तो क्या चेंजेस आएंगे वो तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अभी। फिर इसके बाद यह ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली प्रेशर होता है जो हम अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन पर टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अच्छा, थोड़ा सा इस डेफिनेशन तो हमें अभी हमने पढ़ लिया, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है जो मैंने अभी कहा है। सपोज ये हमारे पास कोई कंटेनर है, कंटेनर को तो हमने दो इसके अंदर हमने पार्टीशन की हुई है, दो समय डिवाइड किया हुआ है, एक को हम कहते हैं ए का, एक को हम कहते हैं बी का, ठीक है। दोनों के अंदर क्या मौजूद है, दोनों के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है और दोनों की ऑस्मोलैरिटी क्या है, सेम है, अभी तक ऑस्मोलैरिटी सेम है। हमने क्या किया, हमने ए कंपार्टमेंट के अंदर क्या कर दिया, ए कंपार्टमेंट के अंदर कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर दिए हैं। अच्छा, जब हमने एक फ्लूइड के अंदर सोल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिए तो क्या है, वाटर का जनरल प्रिंसिपल यही है कि वाटर ऑलवेज फॉलो सोल्यूट, जिधर सोल्यूट्स होंगे वाटर उधर मूव करेगा। अब होगा ये कि वाटर इसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला जो कंपार्टमेंट्स का वॉल्यूम क्या बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इस जो वाटर की मूवमेंट जो बी कंपार्टमेंट से ए कंपार्टमेंट की तरफ हो रही है इसे हम प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ डिवाइस रखते हैं, ठीक है। अच्छा, जिससे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी पिस्टन हमने रखा है जिससे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अब जितना हमने प्रेशर अप्लाई करना है कि हम इस वाटर की मूवमेंट को प्रिवेंट कर सकें फ्रॉम बी कंपार्टमेंट ए कंपार्टमेंट, इस चीज़ को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि वो प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं ऑन सोल्यूशन टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इस चीज़ को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी की आपकी कंसंट्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इनकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनकी जो ऑस्मोलैरिटी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसमें कोई डाउट नहीं कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है इसके अंदर जो केटाइंस एनाइंस या आप कह लें सोल्यूट पार्टिकल है वो डिफरेंट होती हैं, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल है वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन इनका जो नेट इफेक्ट है वो सेम होता है, यानी कि इनकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो आपस में बराबर इक्वल होती है। नॉर्मली जो हमारी बॉडी के फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो होती है 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर, या समटाइम इसे हम इजी करने के लिए हम 300 भी कहते हैं, तो 300 या मोर
एक्यूरेटली 290 मिली स्मॉल पर लीटर हमारी जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है उसकी क्या होती है, ऑस्मोलैरिटी होती है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी नॉर्मली क्या होती है, आपस में इक्वल होती है, ये बिल्कुल आपस में बराबर होती है। अच्छा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी इसके बाद 2-4 टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हमने स्टडी करनी है, जो कि रिमेनिंग लेक्चर के अंदर यूज़ होंगी। अच्छा, सबसे पहले एक हमें पता होना चाहिए क्या कि आइसोटॉनिक सोल्यूशन क्या होता है। आइसोटॉनिक या ऑस्मोलर भी हम कह सकते हैं। ऑस्मोलर सोल्यूशन, आइसोटॉनिक या आइसोस्मोलर सोल्यूशन कौन सा होता है, वो सोल्यूशन जिसकी जो ऑस्मोलैरिटी है, जो हम इसकी ऑस्मोलैरिटी हमारी बॉडी के जो फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी के इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटॉनिक सोल्यूशन या आइसोस्मोलर सोल्यूशन। यानी कि अगर कोई सोल्यूशन है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 290, ठीक है, तो ये सपोज ये वाला जो बी सोल्यूशन है इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या है, 290, उससे हम क्या कह सकते हैं, आइसोटॉनिक सोल्यूशन। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हाइपोटॉनिक सोल्यूशन कौन से होती हैं और हाइपरटोनिक। अच्छा, हाइपोटोनिक नाम पता चल रहा है, हाइपोटोनिक वो सोल्यूशन होगा जिसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, जो बॉडी का फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी से कम होगी, यानी कि इसकी ऑस्मोलैरिटी 290 से कम ही होगी। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो होगा जिसकी ऑस्मोलैरिटी 290 से ज़्यादा होगी, यानी कि बॉडी का फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी से ज़्यादा जिस सोल्यूशन की या जिस फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी उसे कहते हैं हाइपरटोनिक या हाइपर ऑस्मोलर, और या फिर हाइपोस्मोलर या हाइपोस्मोलर या हाइपरटोनिक। फिर इसके बाद 1-2 टर्म और है, एक टर्म है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट वो स्टेट होती है जब इंट्रासेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इस स्टेट को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। फिर इसके बाद 1-2 टर्म है जो हम यूज़ करेंगे आगे क्लिनिकल केसेस में। एक ये है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन और दूसरी है वॉल्यूम कंट्रैक्शन। अच्छा, वॉल्यूम एक्सपेंशन साफ पता चला, वॉल्यूम एक्सपेंशन का मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज होना, और वॉल्यूम कंट्रैक्शन का मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज होना। लेकिन हमने याद रखना है जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात कर रहे होंगे, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम कंसीडर नहीं करते। तो जब भी हम क्लिनिकल केस में जब भी हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है वो कम हो गया, तो उसका मतलब है वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो रही है, लेकिन किसकी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। जब हम कहते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया बॉडी का, या तो कौन सा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। जब भी हम वॉल्यूम एक्सपेंशन करेंगे तो उसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज हो रहा है। जब भी हम वॉल्यूम कंट्रैक्शन कहेंगे तो उसका मतलब क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा हम कंबाइन भी 2-4 टर्म यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हाइपर ऑस्मोलर वॉल्यूम एक्सपेंशन। अच्छा, हाइपर ऑस्मोलर वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसका मतलब क्या है कि जो फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या है, बॉडी फ्लूइड से ज़्यादा है, और इसके साथ साथ जो क्या उसका नाम है, वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। फिर इसके बाद आते हैं हाइपो ऑस्मोलर वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है, बॉडी के फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है, जो भी फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी बॉडी के फ्लूइड से ऑस्मोलैरिटी से कम है, और जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है आइसोटोनिक वॉल्यूम एक्सपेंशन। उसका मतलब क्या है, फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी सेम है और जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। इस तरीके से हम वॉल्यूम कंट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हाइपर ऑस्मोलर वॉल्यूम कंट्रैक्शन, हाइपोस्मोलर वॉल्यूम कंट्रैक्शन, आइसोटोनिक वॉल्यूम कंट्रैक्शन। ये जो टर्म्स है ये अभी हम जाकर क्लिनिकल केसेस में यूज़ करेंगे, तो इसलिए इनका पहले बता दिया। अभी हम डिफरेंट क्लिनिकल सिनेरियोज देखेंगे जिसके अंदर जो हमारी बॉडी है उसका जो फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी और उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा। हमने वो डिफरेंट कंडीशन देखनी है कब हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। सबसे पहले 6 केसेस हम देखेंगे। इनमें सबसे पहला जो केस है वो है कि हमारी बॉडी के अंदर हम कोई फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं जिसकी ऑस्मोलैरिटी क्या है, हमारी बॉडी के फ्लूइड के साथ जो सेम है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, आइसोटोनिक फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने देखना है कि जब हम आइसोटोनिक फ्लूइड इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी और उसके वॉल्यूम पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। अच्छा, हमने आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या कर लिया, इनटेक कर लिया, जीआरटी, ये सोल्यूशन कहाँ तक पहुँचा, जीआरटी से पहुँच गया ब्लड के अंदर। अच्छा, अब ये कहाँ तक पहुँच गया, ब्लड तक। अभी हमने देखा है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ब्लड के अंदर पहुँचता है तो क्या करता है, ये ब्लड सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि जो ब्लड सेल है उनके सराउंडिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड्स की मूवमेंट को अक्रॉस जो है वो अलाउ नहीं करती है,
लेकिन जो ब्लड वेसल की जो मेम्ब्रेन होती है वो अलाउ कर देती है इन मूवमेंट्स को। तो ब्लड से पहुंचेगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से जो फ्लूइड है वो कहाँ तक आ जाता है, ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है। लेकिन ब्लड के अंदर एंटर होगा और किसके अंदर शामिल हो जाएगा, प्लाज्मा के अंदर, लेकिन सेल्स के अंदर ये शामिल नहीं होगा तो फ्लूइड। जब तो जो बात करने का मकसद यह है कि जो भी फ्लूइड हम इनटेक करेंगे उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पर। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड पर उसका इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि जो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड की मूवमेंट को परमिट नहीं करती। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में दो चीज़ें शामिल हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा। तो इन दोनों पर इसका इफेक्ट होगा क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक्स्ट्रा जो प्लाज्मा है इनकी आपस में मूवमेंट होती रहती है, इनकी सिमिलरिटी भी आपस में सेम ही होती है। तो बात करने का मकसद यह है कि जब हमने आइसोटोनिक फ्लूइड इनटेक किया तो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पर इसका क्या इफेक्ट आएगा। हमने क्या इनटेक की, आइसोटोनिक। उसका मतलब यह है कि इसकी सिमिलरिटी हमारी बॉडी के सेलुलर फ्लूइड के साथ क्या है, बिल्कुल सेम है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसकी सिमिलरिटी क्या होगी, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। अच्छा, अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की सिमिलरिटी जब चेंज नहीं होगी तो जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों की सिमिलरिटी बिल्कुल क्या है, स्टिल इन दोनों की सिमिलरिटी आपस में क्या है, बिल्कुल सेम है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की सिमिलरिटी और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की सिमिलरिटी क्या है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब यह है कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के जो फ्लूइड की मूवमेंट है वो नहीं होगी। फ्लूइड की मूवमेंट तभी होगी जब इन दोनों में से किसी एक की सिमिलरिटी चेंज होगी और वाटर उस सिमिलरिटी को फॉलो करेगा। तो जब हमने आइसोटोनिक फ्लूइड को इनटेक किया तो उसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की सिमिलरिटी चेंज नहीं हुई, जिसकी वजह से इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की सिमिलरिटी बिल्कुल सेम रही है। और जो इन दोनों के अक्रॉस जो वॉल्यूम की क्या उसका नाम, वॉल्यूम शिफ्ट नहीं हुआ। अच्छा, हमने फ्लूइड इनटेक किया जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की सिमिलरिटी तो चेंज नहीं हुई, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हुआ। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। अच्छा, फिर इसके बाद हमने देखना है कि हेमाटोक्रिट पर इसका क्या फ़र्क आता है। हेमाटोक्रिट को साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। हेमाटोक्रिट क्या होता है, हेमाटोक्रिट हमारा जो ब्लड है, ब्लड का जितना वॉल्यूम RBCs ने ऑक्यूपाई किया होता है उसे हम क्या करते हैं, हेमाटोक्रिट। अच्छा, नॉर्मली ये 40 to 50% होता है। अब हेमाटोक्रिट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम उस पर डिपेंड करता है, उस पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, दूसरी पहले ये पढ़ लेते हैं। एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पर डिपेंड करता है और ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है हेमाटोक्रिट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम से। दूसरा ये डिपेंड करता है जो ब्लड सेल्स हैं उनके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, ब्लड सेल्स के वॉल्यूम पर, यानी कि RBCs के वॉल्यूम पर, उस पर ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है। किस तरीके से, हेमाटोक्रिट क्या होता है, हमारा जो ब्लड के अंदर जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं सेल से हम क्या कहते हैं, हेमाटोक्रिट। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इन्वर्सली क्यों रिलेटेड है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो सपोज ये 40% को क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं RBCs। जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ये तो 40% ही रहेंगे, लेकिन इनके अंदर फ्लूइड और ऐड हो गया तो इसका मतलब अब ये टोटल का 40% नहीं रहा, ये डिक्रीज़ हो गया। तो इसलिए अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हेमाटोक्रिट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं RBCs का अपना वॉल्यूम। ज़रा सी बात है, जब RBCs का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, तो उसकी वजह से ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है RBCs के वॉल्यूम के साथ। अब हेमाटोक्रिट के साथ क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हेमाटोक्रिट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक्स्ट्रा हेमाटोक्रिट क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर इसके बाद हमने देखना है कि जो हमारा जो ब्लड प्रेशर है उस पर इसका क्या इफेक्ट आया। ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ब्लड प्रेशर क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या आता है, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फिर इसके बाद हम आते हैं जो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है उनकी कंसनट्रेशन का क्या बना है, प्लाज्मा की जो प्रोटीन की कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज़ होगी क्योंकि फ्लूइड जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो जब भी हमने को क्लिनिकल केस देखना तो हमने इन चीज़ों को देखना है। हमने सबसे पहले देखना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसका वॉल्यूम के साथ क्या बना है, वो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया अगर हम फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमने देखना है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के उसकी सिमिलरिटी के साथ क्या हुआ है, उसके अंदर कुछ चेंज आई है कि नहीं है। अगर तो चेंज आई है फिर उसके बाद हम देखेंगे जो फ्लूइड की शिफ्ट हुई है वो उसमें क्या फ्लूइड की शिफ्ट किस कंपार्टमेंट किसकी तरफ हुई है, यानी कि इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर की तरफ है। इस तरह की चेंजेस हम फिर देखेंगे। फिर इसके बाद हमने देखना है
हिमेटोक्रिट का क्या बन रहा है, फिर उसके बाद हमने ब्लड प्रेशर को देखना है, प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन को देखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है उसका क्या बन रहा है, उसकी osmolarity उसका क्या बनना है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को समराइज़ करें एक वर्ड के अंदर, तो एक्स्ट्रा जब हम आइसोटोनिक फ्लूइड इनटेक करते हैं तो क्या होता क्या है, तो होता है आइसोटोनिक वॉल्यूम एक्सपेंशन। आइसोटोनिक क्योंकि हमारे जो बॉडी का फ्लूइड है उसकी osmolarity चेंज नहीं हुई और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो जब हम आइसोटोनिक फ्लूइड इनटेक करेंगे तो क्या होगा, आइसोटोनिक वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो एक लाइन के अंदर से हम समराइज कर सकते हैं क्या हुआ है। फिर हम दूसरा केस देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी से जो आइसोटोनिक फ्लूइड का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, आइसोटोनिक फ्लूइड का लॉस हो रहा है। ये लॉस किन कंडीशन के अंदर हो सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर जो अपना फ्लूइड जब लॉस होगा, फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग के थ्रू, डायरिया के थ्रू, हेमरेज के थ्रू, तो ये कौन सा फ्लूइड लॉस हो रहा था, हमारी बॉडी का अपना फ्लूइड जो क्या है आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। तो इसकी वजह से कि वॉमिटिंग, डायरिया और हेमरेज की कंडीशन में क्या हो रहा था, आइसोटोनिक बॉडी का फ्लूइड क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। अब इन कंडीशन के अंदर होता क्या है, हमारी बॉडी का फ्लूइड क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम के बाद हमें देखना है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी पे क्या चेंज आ रहा है। क्योंकि आइसोटोनिक फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, नो चेंज। अच्छा, जब ऑस्मोलैरिटी चेंज ही नहीं हो रही तो उसका मतलब क्या है, स्टिल इंट्रासेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी बैलेंस है। तो कोई इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ मूवमेंट नहीं हो रही ना, या फिर इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ कोई किसी किस्म की फ्लूइड की मूवमेंट नहीं हो रही अक्रॉस द कंपार्टमेंट। फिर इसके बाद हम आते हैं इसकी हिमेटोक्रिट की तरफ। हिमेटोक्रिट, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, हिमेटोक्रिट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हिमेटोक्रिट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। फिर इसके बाद हम आते हैं ब्लड प्रेशर की तरफ। ब्लड प्रेशर क्या है, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम या प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रहा है। फिर इसके बाद आते हैं प्रोटीन की कंसंट्रेशन की तरफ। प्रोटीन की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो लॉस हुआ तो उसका मतलब क्या है, प्रोटीन या वो उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो अगर हम इस सारे प्रोसेस को हम समराइज़ करें तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है आइसोटोनिक वॉल्यूम कंट्रैक्शन। यानी कि अगर हम आइसोटोनिक फ्लूइड इनटेक करेंगे तो क्या होगा, आइसोटोनिक वॉल्यूम एक्सपेंशन। आइसोटोनिक फ्लूइड लॉस करेंगे तो क्या होगा, आइसोटोनिक वॉल्यूम कंट्रैक्शन। सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद हम आते हैं थर्ड जो कंडीशन उसकी तरफ। थर्ड कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, हम इनटेक कर रहे हैं कोई भी हाइपरटोनिक फ्लूइड। हम कह सकते हैं, सपोज हम कह सकते हैं हम कुछ साल्टी चीज़ खा रहे हैं तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको किसी तरीके से भी हम इनटेक कर रहे हैं हाइपरटोनिक फ्लूइड। अच्छा, हाइपरटोनिक फ्लूइड हम इनटेक करेंगे तो वही हमने सबसे पहले देखना क्या चेंजेस आएंगे। हाइपरटोनिक फ्लूइड इनटेक आ रही हैं तो उसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम तो इंक्रीज़ होना है, क्योंकि हम इनटेक कर रहे हैं फ्लूइड कोई भी। अच्छा, फिर इसके बाद आती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी के साथ क्या बन रहा है। इसकी ऑस्मोलैरिटी हम क्या कर रहे हैं, हम हाइपरटोनिक फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं। हाइपरटोनिक वो होता है जिसकी ऑस्मोलैरिटी हमारी बॉडी के फ्लूइड से इंक्रीज़ होती है। तो उसका मतलब क्या है, हमारी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसकी ऑस्मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऑस्मोलैरिटी चेंज होती है, नॉर्मली जब भी इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी चेंज होगी तो कोई फ्लूइड की मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन जब इन दोनों की में से किसी एक की भी ऑस्मोलैरिटी चेंज होगी तो वाटर क्या करता है, वाटर फॉलो करता है किन को, सोल्यूट्स की तरह। यानी कि जिधर सोल्यूट्स ज़्यादा होंगे वाटर उनकी तरफ मूव करेगा, और ये वाटर की मूवमेंट या फ्लूइड की मूवमेंट उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक अगेन इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो ऑस्मोलैरिटी है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी है वो आपस में बराबर नहीं हो जाती। अब हुआ क्या, अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इसलिए वाटर जो या फ्लूइड है वो मूव करेगा टुवर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट फ्रॉम इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। यानी कि क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड इंक्रीज हो गए हैं तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो मूव कर गया है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर शामिल हो गया। तो हुआ क्या है, इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वो फर्दर डिक्रीज़ हो गया और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो फर्दर इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं हिमेटोक्रिट की तरफ। हिमेटोक्रिट के साथ अब क्या हो रहा है, हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है,
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल्स क्या हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं। ठीक है, तो हिमेटोक्रिट के साथ क्या क्या हो रहा है, हिमेटोक्रिट हाईली डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों, एक तो जिस पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके साथ, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, रेड ब्लड सेल के वॉल्यूम की तरफ, वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हिमेटोक्रिट डिक्रीज़ होगा। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम की ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो अगेन ये क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो हिमेटोक्रिट क्या होगा, वो बिल्कुल डिक्रीज़ ही होगा। फिर इसके बाद क्या, ब्लड प्रेशर की तरफ, ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फिर इसके बाद आते हैं प्रोटीन की कंसंट्रेशन की तरफ। प्रोटीन की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो भी डिक्रीज़ होगी, वो डिक्रीज़ होगी क्योंकि जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर हम इस सारे प्रोसेस को समराइज़ करें एक लाइन में तो क्या होगा, इसके अंदर क्या हो रही है, हाइपरटोनिक वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो सिंपल सी बात है, आइसोटोनिक फ्लूइड इनटेक किया, आइसोटोनिक वॉल्यूम एक्सपेंशन, आइसोटोनिक फ्लूइड लॉस हुआ, आइसोटोनिक वॉल्यूम कंट्रैक्शन। हाइपरटोनिक फ्लूइड इनटेक किया तो हाइपरटोनिक वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसके बाद हम आते हैं एक और कंडीशन की तरफ, वो है कि हमारी बॉडी से लॉस हो रहा है किसका, हाइपरटोनिक फ्लूइड का, हाइपरटोनिक फ्लूइड लॉस। डिफरेंट कंडीशन की तरफ, डिफरेंट कंडीशन में हो सकता है। सपोज हम कह सकते हैं जिस तरह हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड है उसकी क्या हुई है, वो वर्क नहीं कर रहा, एड्रीनल ग्लैंड वर्क नहीं कर रहा, एड्रीनल ग्लैंड की कोई इंसफिशिएंसी है जिसकी वजह से क्या होगा, एल्डोस्टेरोन वगैरह प्रोड्यूस नहीं होगा। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वो अब्जॉर्ब करता है सोडियम को। जब सोडियम अब्जॉर्ब होगा ब्लड के अंदर तो वाटर से फॉलो करता है। तो इस तरीके से ये जो एल्डोस्टेरोन है वो क्या करता है, सोल्यूट्स की अब्जॉर्बमेंट के अंदर हेल्प करता है। जब एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो क्या होगा, जो डिफरेंट सोल्यूट्स ऑफ यूरिन के अंदर लॉस होते जाएंगे, लेकिन वाटर की जो अब्जॉर्प्शन है वो स्टिल होगी। क्यों, क्योंकि दूसरे जो हार्मोन है जिस तरह एडीएच, वो एडीएच का काम होता है, एडीएच ने अब्जॉर्ब करना होता है तो वाटर की अब्जॉर्ब वो तो हो रहा है, लेकिन जो सोल्यूट को अब्जॉर्ब करने के लिए जो चीज़ चाहिए एल्डोस्टेरोन वो नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है, सोल्यूट्स जो हैं वो लॉस होते जा रहे हैं यूरिन के अंदर, और जो वाटर है वो अब्जॉर्ब होता जा रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो फ्लूइड हमारी बॉडी से लॉस हो रहा है यूरिन के थ्रू, वो क्या है, हाइपरटोनिक, क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट्स जो है वो ज़्यादा है, वॉल्यूम जो वाटर जो है या फ्लूइड जो है वो कम है। तो डिफरेंट कंडीशन, तो एक ये कंडीशन मैंने मेंशन करा जिसके अंदर क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक फ्लूइड का लॉस होता है हमारी बॉडी के अंदर से। अब हमें देखना है जब हाइपरटोनिक फ्लूइड लॉस हो रहा है तो होता क्या है। अगेन सबसे पहले हम देखते हैं इसके साथ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, फ्लूइड लॉस हो रहा है। फिर इसके बाद हम आते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी के साथ क्या बनता है, हमारी बॉडी से हाइपरटोनिक फ्लूइड लॉस हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो डिक्रीज़ होगी। अब हुआ क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी इससे ज़्यादा है। तो जो फ्लूइड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से, वो किसकी तरफ होगी, जो फ्लूइड है वो ऑलवेज मूव करता है हायर ऑस्मोलैरिटी की तरफ। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स मूव करेगा सेल की तरफ, यानी कि सेल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर शामिल हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो वो डिक्रीज़ ही हो रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं हिमेटोक्रिट की तरफ। अच्छा, चूँकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि सेल के अंदर मूव कर रहे हैं, तो आरबीसीज की क्या होगी, हम कह सकते हैं इसकी स्वेलिंग होगी। अच्छा, फिर इसके बाद आता है हिमेटोक्रिट की तरफ। हिमेटोक्रिट के साथ क्या होता है, हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका जब ये डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, हिमेटोक्रिट क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। फिर इसके बाद आरबीसीज का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसका मतलब अगेन क्या है कि जब आरबीसीज का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो हिमेटोक्रिट क्या होता है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो यानी हिमेटोक्रिट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। फिर इसके बाद हम आते हैं ब्लड प्रेशर की तरफ। ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा क्योंकि फ्लूइड का लॉस हो रहा है। प्लाज्मा जो वॉल्यूम है उसका डिक्रीज़ हो रहा है। फिर इसके बाद जो प्रोटीन की कंसनट्रेशन है वो क्या होगी, प्रोटीन की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ होगी क्योंकि फ्लूइड जो लॉस हो रहा है। अच्छा, और अगर हम इससे लिखें तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है हाइपरटोनिक वॉल्यूम कंट्रैक्शन। तो बड़ा आसान सा हमने पढ़ा है। आइसोटोनिक फ्लूइड लॉस हो रहा है, आइसोटोनिक वॉल्यूम कंट्रैक्शन, आइसोटोनिक फ्लूइड इनटेक किया, आइसोटोनिक वॉल्यूम एक्सपेंशन, हाइपरटोनिक फ्लूइड इनटेक किया, हाइपरटोनिक वॉल्यूम एक्सपेंशन, हाइपरटोनिक फ्लूइड लॉस किया, हाइपरटोनिक वॉल्यूम कंट्रैक्शन। अभी जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट है। अच्छा,
फिफ्थ केस में हम देखने जा रहे हैं कि हम क्या इंटेक कर रहे हैं, हम इंटेक कर रहे हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक फ्लूइड के हम क्या कर रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं। कैसे, सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेसिव अमाउंट में क्या कर रहे हैं, वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, क्योंकि वाटर की जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम होती है हमारी बॉडी के फ्लूइड से। एक्सेसिव अमाउंट में हम ड्रिंक कर रहे हैं वाटर, या फिर जो ADH हार्मोन है जो कि क्या करता है, वाटर की एब्जॉर्बमेंट कराता है, वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मौजूद है, तो वाटर की बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बन हो रही है, जिसकी वजह से बॉडी का जो फ्लूइड है उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। सपोज इनमें से कोई भी कंडीशन है, तो एनी हो क्या रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हाइपोटोनिक फ्लूइड इंटेक कर रहे हैं। जब हम हाइपोटोनिक फ्लूइड इंटेक करते हैं तो होता क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, इंक्रीज़ ही होता है। अब उसकी ऑस्मोलैरिटी के साथ क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, हाइपोटोनिक फ्लूइड इंटेक कर रहे हैं, यानी कि इसकी ऑस्मोलैरिटी हमारी बॉडी के फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी से कम है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब ये शामिल होगा हाइपोटोनिक फ्लूइड के अंदर, तो इस दो हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इसमें होता क्या है कि जो फ्लूइड की जो मूवमेंट होगी वो कहाँ होगी, टुवर्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड किधर मूव करेगा, टुवर्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है कि हम देखने जा रहे हैं हेमाटोक्रिट को। हेमाटोक्रिट दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम पर जो कि क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, दूसरा डिपेंड करता है किस पर, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का, यानी कि जो RBC का अपना वॉल्यूम है उस पर वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, हेमाटोक्रिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी तरफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम की तरफ, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। उसका मतलब क्या हो रहा है, हेमाटोक्रिट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और RBC का वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, हेमाटोक्रिट इंक्रीज़ होगा। तो एक डिक्रीज़ हो रहा है, एक इंक्रीज़ हो रहा है, तो नेट इफेक्ट में क्या होगा, जो हेमाटोक्रिट है वो सेम ही रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। फिर इसके बाद आते हैं ब्लड प्रेशर की तरफ, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। फिर हम आते हैं प्रोटीन की कंसनट्रेशन की तरफ, तो जो प्रोटीन की कंसनट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं हो क्या रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, वॉल्यूम का एक एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन क्या हो रही है, हाइपोटोनिक। इसके अंदर क्या हो रहा है, हाइपोटोनिक वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि जब हम हाइपोटोनिक फ्लूइड इनटेक करेंगे तो उसके अंदर इसमें क्या होता है, हाइपोटोनिक वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसके अंदर जो डिफरेंस आया वो ये आया कि इसके अंदर जो हेमाटोक्रिट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आई। इसके बाद हम जो लास्ट केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि अगर हमारी बॉडी से हाइपोटोनिक फ्लूइड है उसकी लॉस हो रहा है, हाइपोटोनिक फ्लूइड उसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल एक्सेसिव स्वेटिंग आ रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, या कोई भी का या हमारी जो किडनी है वो क्या कर रही है, वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रही है, तो किसी भी कंडीशन के से क्या हो रहा है, हाइपोटोनिक फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है डिक्रीज़ होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि हाइपोटोनिक फ्लूइड जो है वो लॉस हो रहा है। फिर इसके बाद हम आते हैं कि जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होगी तो वाटर मूव करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ फ्रॉम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, या हम कह सकते हैं RBC क्या होगा, ये श्रिंक हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं हेमाटोक्रिट की तरफ। हेमाटोक्रिट पे क्या फ़र्क आएगा, हेमाटोक्रिट डिपेंड करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पर जो कि क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होगा, तो उसका मतलब क्या होगा, हेमाटोक्रिट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। फिर इसके बाद ये डिपेंड करती है किस पर, RBC के वॉल्यूम पर। RBC का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका मतलब क्या, हेमाटोक्रिट डिक्रीज़ होगी, तो ओवरऑल कह सकते हैं हेमाटोक्रिट क्या होगी, रिमेन सेम होगी। इसके बाद ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ हो रहा है। फिर इसके बाद अगर हम प्रोटीन की कंसनट्रेशन देखें तो प्रोटीन की जो कंसनट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इसके अंदर क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो क्या हम कह सकते हैं हाइपरटोनिक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, तो हाइपरटोनिक वॉल्यूम कंट्रैक्शन। इसके अंदर क्या हो रही है, हाइपरटोनिक वॉल्यूम कंट्रैक्शन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है। अभी इसे हमें जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं।
सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो बॉडी के जो फ्लूइड है वो हमारी बॉडी का 60% वेट बनाता है। इससे हम 2 कंपार्टमेंट डिवाइड किया है, इंटरसेलुलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। इंटरसेलुलर फ्लूइड टोटल बॉडी का 40% बनाते हैं, और ये हमारे क्या कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर जो फ्लूइड है बॉडी का उसका ये 2/3 ही होता है। फिर इसके बाद आते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, वो 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और जिसमें प्लाज्मा के अंदर। अच्छा, फिर इसके बाद इसकी कंपोजिशन हम देखी तो इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो मेन केटाइन का होता है पोटाशियम अलॉन्ग विद मैग्नीशियम, और फिर के अंदर जो एन आता है वो प्रोटीन ऑर्गेनिक फॉस्फेट वगैरह। फिर इसके बाद एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ आती है, इसके अंदर जो मेन केटाइन है वो क्या आता है सोडियम, जो हमें याद रखना है। तो इसके अलावा जो डिफरेंट एन आयन है वो क्या आते हैं क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन है। जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा जो कंसंट्रेशन है इनकी बिल्कुल सेम होती है, इनकी कंपोजिशन में कुछ खास फर्क नहीं होता। फ़र्क इसका होता है प्रोटीन क्या होती है प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा होती है, जबकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या होती हैं कम होती है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने देखा कि कुछ सोल्यूशन का देखा था कि आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, और जो दूसरा जो सोल्यूशन होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन सा होता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसकी जो अस्मिलिटी है वो सेम होती है हमारी बॉडी के फ्लूइड के साथ। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो होता है जिसकी अस्मिलिटी हमारी बॉडी के फ्लूइड से कम होती है, और हाइपरटोनिक वो होता है जिसकी जो अस्मिलिटी है वो हमारी बॉडी के फ्लूइड से ज़्यादा होती है। नॉर्मली इंटरसेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की अस्मिलिटी बिल्कुल सेम होती है, जो कि कितनी होती है 290 मिली स्मॉल पर लीटर, या हमसे 300 मिली स्मॉल लीटर पर लीटर भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद हम जब भी याद रखने बात है, जब भी इनमें से किसी एक की अस्मिलिटी चेंज होगी तो वाटर क्या करेगा, वाटर टूवर्ड जो जिसकी अस्मिलिटी ज़्यादा है उसकी तरफ मूव करेगा, और जो मूवमेंट उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक दोनों कंपार्टमेंट्स की अस्मिलिटी अगेन क्या हो जाती है सेम नहीं होती। फिर इसके बाद हमने देखा कि अगर हम आइसोटोनिक फ्लूइड जब इंटेक करते हैं उसकी एक्सेसिव इंटेक कमेंट करते हैं तो क्या होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है इंक्रीज होता है, लेकिन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की जो अस्मिलिटी है वो सेम रहती है, क्योंकि हम आइसोटोनिक फ्लूइड इंटेक कर रहे हैं। क्योंकि सेम रही अस्मिलिटी तो कोई शिफ्ट नहीं हुई फ्लूइड के कंपार्टमेंट के अंदर। हेमेटोक्रिट क्या हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ब्लड का जो प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। प्रोटीन कंसंट्रेशन क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। इसके बाद फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आइसोटोनिक फ्लूइड अगर लॉस हो रहा है तो क्या हो रहा है। आइसोटोनिक फ्लूइड लॉस होता है डिफरेंट कंडीशन के अंदर, जिसमें वॉमिटिंग, डायरिया, हेमरेज वगैरह। तो इसमें होता क्या है कि फ्लूइड लॉस हो रहा है तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, अस्मिलिटी सेम रहती है क्योंकि आइसोटोनिक फ्लूइड लॉस हो रहा है, और क्या उसका नाम फ्लूइड के अंदर कोई शिफ्ट नहीं होती। हेमेटोक्रिट क्या होता है वो इंक्रीज होता है, चूँकि हमारा जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, इसके अलावा जो प्रोटीन कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो एक लाइन के अंदर समराइज करें तो क्या आइसोटोनिक वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो रही है। फिर इसके बाद हमने देखा था हाइपरटोनिक फ्लूइड अगर हम इंटेक कर रहे हैं तो क्या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की अस्मिलिटी भी इंक्रीज होगी। फिर इसके बाद वाटर फॉलो करेगा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ। फिर इसके बाद होता क्या है हेमेटोक्रिट डिक्रीज होती है, और जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, और जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं हाइपरटोनिक वॉल्यूम एक्सपेंशन। फिर इसके बाद अगर हमने इंटेक किया हाइपरटोनिक फ्लूइड को इंटेक किया तो उसमें क्या होता है, और जी किस कंडीशन के अंदर हो रहा है, जिस तरह अगर एड्रीनल ग्लैंड की इंसफिशियंसी हुई है तो हाइपरटोनिक फ्लूइड का लॉस हुआ तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का जो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अस्मिलिटी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की वो भी डिक्रीज होगी क्योंकि हाइपरटोनिक फ्लूइड लॉस हो रहा है। इसके बाद वाटर मूव करेगा इंटरसेलुलर फ्लूइड की तरफ, और हेमेटोक्रिट क्या हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, और जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा क्योंकि प्लाज्मा का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और प्रोटीन कंसंट्रेशन क्या होगी इंक्रीज होगी। तो हम इसे क्या कह सकते हैं हो रहा है क्या हो रहा है हाइपरटोनिक वॉल्यूम कंट्रैक्शन। फिर इसके बाद हम आते हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड इंटेकमेंट की तरफ। अगर हमने इंटेक किया हाइपोटोनिक फ्लूइड क्या होगा तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की अस्मिलिटी डिक्रीज होगी, और ये जो वाटर है मूव करेगा टुवर्ड इंटरसेलुलर फ्लूइड, और हेमेटोक्रिट क्या होगा वो चेंज नहीं होगा, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि वॉल्यूम जब भी हम कोई भी फ्लूइड इंटेक करेंगे तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि प्लाज्मा का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। इसके बाद प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी। इसमें आप कह सकते हैं क्या हो रहा है हाइपोटोनिक वॉल्यूम एक्सपेंशन। फिर इसके बाद लास्ट जो केस हमने पढ़ा उसके अंदर हमने देखा है कि अगर हम इंटेक करते हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड को हम लॉस कर रहे हैं तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, और वाटर फॉलो कर रहा है जिसकी तरफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट की तरफ, और हेमेटोक्रिट क्या हो रहा है वो रिमेन सेम है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रोटीन कंसंट्रेशन क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है हाइपरटोनिक वॉल्यूम कंट्रैक्शन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।